हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 177 क्लास के अंदर। एंड टुडे डेट इज 2 अप्रैल 2026। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं या हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर एस्पिरेंट, जो हमारे डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे केपीके के हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, बलूचिस्तान के हैं, तो वो भी अपनी इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं थ्रू नोट्स मेकिंग। देखिए, हमारा पर्पस एक ही है कि आपके एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर डेवलप करना है, जो हमारे मेन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मैटर भी करते हैं। देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ कि हमारे एनालिसिस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। आपकी राइटिंग स्किल मैटर करती है, ओपिनियन, नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, खाना पीना सोना, हर चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स, कुछ एस्पिरेंट्स जो न्यू हैं, उनको इशू आ रहा है कि सर हम नोट्स मेकिंग किस तरह करें। यहाँ पर तो नोट्स के अंबार लग जाएंगे जिस तरह हम नोट्स मेकिंग करें। किसी के ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सर हम चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं, जब हम लिखने बैठते हो तो हमें लिखना नहीं आता। कुछ के ये इश्यूज हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं नोट्स मेकिंग का थोड़ा सा बता दूँ। अब वैसे तो नोट्स की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन हम बात करेंगे अपन एग्जाम के रिलेटेड। एक होते हैं आपके लॉन्ग नोट्स, दूसरे आपके शॉर्ट नोट्स, दो ही होते हैं। अब दोनों में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग नोट्स बनाना पसंद करेंगे या शॉर्ट नोट्स बनाना पसंद करेंगे। उसमें फर्क क्या है? देखिए, लॉन्ग नोट्स में ये होता है कि आप डिटेल्स को ऐड करते हो, साथ में सारी डेवलपमेंट्स को आप ऐड करते जाते हो, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि वो एक नोट्स का अंबार लग जाएगा। देखिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि करंट अफेयर अब आपके करंट अफेयर के जो पेपर है उसके तक नहीं रहा। अब आपका करंट अफेयर जो है वो पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के पेपर, पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडी और इस्लामिक स्टडी में भी वो रोल प्ले करता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो करंट सिनेरियो के साथ क्वेश्चंस को रिलेट करके देता है। तो अब यहाँ पर चीज़ क्या है कि लॉन्ग नोट्स बनाने का ये फायदा है कि आप चीज़ें अगर देखें, 12 सब्जेक्ट्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चीज़ें भूल जाती हैं, ब्लर हो जाते हैं, चाहे आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चीज़ें ब्लर हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब आप लॉन्ग नोट्स होंगे तो आफ्टर 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स जब आप दोबारा आते हैं, चीज़ों को रिवाइज करते हैं, तो आपको डिटेल्स मिल जाती हैं, ठीक है। अब इससे यह है कि ये थोड़े लेंथी हो सकते हैं, थोड़ा अंबार आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन इसका फायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वो काम होगा जो आप रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा यह कि नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स है ना, उसका एक लॉस ये है कि उसकी डिटेल्स यहां पर जो है वो आपको याद रहे ना रहे, इस चीज का नहीं पता होता। क्योंकि देखे, मैंने पहले भी कहा कि 12 सब्जेक्ट्स है, अब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4 वीक्स गुजर जाते हैं, कह लें या 5 या 6, आप दोबारा आते हैं, जब शॉर्ट नोट्स को आप पढ़ने बैठते हैं तो फिर आप बोलते हैं इसकी डिटेल्स क्या है। नो डाउट यहां पर आपके लिए लेक्चर अवेलेबल है, आप दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन आपका टाइम कंज्यूम होगा ना। अब 1 घंटा बैठकर लेक्चर सुनेंगे, उससे तो बेहतर है कि आप चीजें यहां पर थोड़ा सा लॉन्ग में बनाएंगे तो आपको चीजें पता होंगी, ठीक है। बाकी आप चीजें नहीं समझ आ रहे तो वो आप देख सकते हैं, लेक्चर अवेलेबल है, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि आप अपना टाइम भी सेव करें साथ साथ, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा कि शॉर्ट नोट्स जो है ना, वो आपके एग्जाम जो होता है आपका स्टार्ट होता है, तो उससे कह लें कि आपका पहले, उससे पहले जो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं कि, या जब आप ये भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एग्जाम आपको यहां पर अगर वक्फा मिलता है, यहां पर आपका सेकंड पेपर लेट स्टार्ट होता है, 2 घंटे का टाइम मिल जाता है, तो आप उसके अंदर रिवाइज कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स को, ठीक है। बुलेट पॉइंट में बनाते हैं, किसमें बेसिकली बुलेट पॉइंट्स में आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, लेकिन यहां पर चीजें जो है फिर आपको भूल सकती हैं, ठीक है। तो अब दोनों आप चीजें डिपेंड करती है, आप लॉन्ग नोट्स भी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसमें आपके होगा ये कि शॉर्ट नोट्स को आप पढ़ते जाएंगे, अगर यहां पर चीज नहीं समझ आती तो फिर आप लॉन्ग नोट्स जो है वो पढ़ सकते हैं। तो एक चीज तो ये। दूसरा, जिनको समझ में नहीं रहे, देखें यहां पर एक चीज मैं आगे बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां पर बोलता जो आप मेहनत करो हो जाएगा। देखें, सबसे पहले आप ये चीज अंडरस्टैंड करें कि आप ये चीजें नहीं कर रहे थे, आप जो एनालिटिकल जो अप्रोच के साथ काम नहीं कर रहे थे।
एनालिसिस बेसिकली हम जो कर रहे हैं यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड है, ना तो आपने पर्सनल लेना है चीज़ों को, ना आपने जो है ज़्यादा अगेंस्ट या हार्श यहाँ पर बेस्ड चीज़ें डिस्कस करनी है। आपने एक बैलेंस अप्रोच के साथ चीज़ों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कह रहे हैं कि समझ में नहीं, देखें ये शुरू में स्टार्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप प्रैक्टिस तो करें। अभी आप खुद बताएं आपको कितने दिन हुए यहां पर काम करते हुए या प्रैक्टिस करते हुए। अभी से बोल रहे सर मैं टॉपिक लिख लेने बैठता हूं तो मुझे समझ में नहीं। देखिए सबसे पहले टॉपिक को कॉम्प्रिहेंड करें। मैंने पहले भी बताया कि जितनी देर तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर नहीं हो रहे, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे चीजों को, आइडियाज क्लियर नहीं है, ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट नहीं, तो किस तरह आप लिखेंगे। देखो लैंग्वेज उस वक्त ही होती है आप अच्छी साबित होती है ना जब आपके पास टॉपिक हो। लैंग्वेज क्या होती है, जब आप टॉपिक होगा देन आप लैंग्वेज यूज करेंगे ना, इंग्लिश को बोलेंगे या लिखेंगे। जब आपके पास टॉपिक ही नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे। वही है ना, जब आपके आइडियाज खत्म होते हैं तो आपकी इंग्लिश ही खत्म हो जाती है। ये तो वही बात हुई फिर। तो आपने यहां पर परेशान ना हो, ये चीज नहीं है कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, चीजें डेवलप नहीं है। देखिए आपको टाइम कितना हुआ, आप ये चीज तो देखें, आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, आप इस चीज को तो समझे जरा। 12 सब्जेक्ट है, क्यों आज 300 या 400 बच्चा पास हो रहा है, यहां पर 1000 एग्जाम जे दे रहे हैं, बच्चे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्यों यहां पर 300 या 400 बच्चा पास। आपको नहीं चीजें समझ आ रही। सबका यही इशू है कि काम नहीं करना चाहते, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। काम डेली बेसिस के ऊपर अपने आप को घसीटे, आपके आप को जलील करें। आप घसीटने का मतलब ये नहीं कि आप रोड के ऊपर जाएं और अपने आप को घसीटना शुरू कर दे। सर ने बोला जी अपने आप को घसीटे, भाई काम करने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। स्टडी करें, अपने आप को लिखने का अगर प्रॉब्लम आता लिख लिख कर अपने आप को रगड़ा लगाएं, अपने आप को जलील करें, लिख लिख कर जलील करें। जितनी देर ये आपकी फिंगर पेन नहीं होगी ना, उतनी देर आप समझ लें कि काम नहीं बनेगा। अगर आपको ये इश्यू आ रहा है, अभी लिखा नहीं जा रहा, आइडियाज पिक नहीं हो रहे, देखिए अभी से हैबिट बना लेना डेली बेसिस के ऊपर चीजों को अंडरस्टैंड करने के। अब आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, आप डेली बेसिस के ऊपर चीजों को अंडरस्टैंड करते जाए, चीजों को कॉम्प्रिहेंड करते जाएंगे। स्टार्ट में इश्यू आते हैं, सबको आते हैं, लेकिन काम करना पड़ेगा। वही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही चीज है। तो इसके अलावा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं तो बी पॉजिटिव होकर काम करें, ठीक है। और साथ साथ बी पॉजिटिव और बी ऑनेस्ट होकर लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें। तो अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले हम डेली बेसिस के ऊपर एक जो है वो फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। चाहे हमारा एसए का पेपर जो है वो सीएसएस का हो, चाहे हमारा पीएमएस का हो। मैं पहले भी चीज बताता हूं कि फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को डेली बेसिस के ऊपर आप लाजमी डिकोड किया करें। जिनको स्पेशली जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग का मसला है, जिनका आइडियाज जल्दी पिक नहीं हो रहे, ठीक है, अगर आप एसए के पेपर के अंदर लिटरेरी स्टेटमेंट या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को फास्ट करने के लिए, आइडियाज को जल्दी पिक करने के लिए प्रैक्टिस किया करें। देखें जब आप लिटरेरी स्टेटमेंट या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं ना, तो आप मल्टीफेरियस एंगल से उसको टच देने की कोशिश करते हैं, आइडियाज पिक करने की कोशिश करते हैं, पर्सनालिटीज को उठाते हैं, उनके जो कोटेशंस है, उसके जो कारनामे है वो उठाते हैं, साइंटिस्ट आप देखते हैं, डिस्कवरर आप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिलोसफर्स हैं, लिटरेचर से एग्जाम्पल उठाते हैं, रिलीजियस पर्सनैलिटी से आप जो है वो एग्जाम्पल्स उठाते हैं, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप एग्जाम्पल्स उठाते हैं। इससे क्या होता है, आपका ब्रेन खुलता है। जब आप वजन डालोगे ना दिमाग के ऊपर तो यहां पर खुलता है दिमाग, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, आइडियाज जो है वो कह लें कि प्रोफाउंड वे से जो है वो आप चीजें पिक करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका ब्रेन खुलता है, इसके ब्रेन स्टॉर्मिंग भी फास्ट होगी और आपके आइडियाज भी जल्दी पिक होंगे। ये स्टार्ट में मुश्किल होगा क्योंकि आपके पास वो नॉलेज अभी नहीं है, लेकिन आप ये तो सोचें कि अगर आप डेली बेसिस के ऊपर एक हैबिट बना लें और डेली प्रैक्टिस करते जाएं तो आप खुद इंप्रूवमेंट खुद के अंदर देखेंगे। कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करें, हमेशा अपने आप के साथ कंपेयर करें अपने आप को। तो इसीलिए जो है जो ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होगी, आइडियाज जल्दी पिक होंगे, तो राइटिंग स्पीड भी आपकी यहां पर बढ़ती जाएगी। क्योंकि राइटिंग स्पीड आपको भी पता है कि जो अकॉर्डिंग टू योर ब्रेन उसके मुताबिक है, जितनी यहां पर तेज ब्रेन काम करेगा तो हाथ ही उतनी जो है स्पीड के साथ यहां पर लिखेगा। सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल लॉरेट रहे हैं, यहां पर एशिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इनकी जो आज स्टेटमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आ माइंड ऑल लॉजिक इज लाइक अ नाइफ ऑल ब्लेड।
इट मेक्स द हैंड ब्लेड दैट यूजेस इट। क्या मतलब है इस चीज का? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, सिंपल से वर्ड्स में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि एक चाकू है, अगर उसका पकड़ने वाला हैंडल ही नहीं है और आप उस ब्लेड को पकड़ लेते हैं तो क्या करेगा? आपको हार्म कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको इंजरी हो सकती है। इसी तरह लॉजिक है। देखें, यहां पर जो है ना वो बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, आपके पास लॉजिक है, लेकिन आपके पास अगर एहसास, हमदर्दी और रहम नहीं है तो वो कह ले कि एक नाइफ की तरह है, एक चाकू की तरह ही है। एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ आएगी। देखिए, एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। अब एक एस्पिरेंट्स आपके पास आता है, उसको रीडिंग का मसला है, उसको राइटिंग का मसला है, उसके आइडियाज पिक नहीं हो रहे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, उसको यहाँ पर नॉलेज पॉलिश नहीं हो रहा, वो आपके सामने आकर रोना शुरू कर देता है। वो आपके सामने आकर रोना शुरू कर देता है। अब आप तो ठहरे विद्वान, लॉजिक वाले बंदे, तो आप उसको क्या बोलेंगे यहां पर कि चुप कर जाओ यार, काम हो जाएगा, काम करना पड़ेगा। अब इस तरह करके आप उसको चुप करवा देंगे। लेकिन अब वही बंदा जब दूसरे के पास जाएगा तो वह दूसरा बंदा लॉजिक है उसके पास, साथ साथ उसके पास क्या चीज है? यहां पर एहसास है, हमदर्दी है। तो वो उसको क्या बोलेगा कि आप परेशान मत हो, ये चीजें सबके साथ ऐसे होती हैं, स्टार्ट में ये चीजें ऐसे होती हैं, ये काम करने से ठीक हो सकती हैं चीजें, और हो भी जाती हैं। वो फिर एग्जाम्पल के साथ उसको समझाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यह है कि उसके पास लॉजिक भी है, उसके पास हमदर्दी भी है, उसके पास एहसास भी है। सिंपल वर्ड में और देखा जाए तो वो कहता है कि दिल और दिमाग के तार को आपस में मिलाकर जो है वो क्या करता है? यहां पर अप्लाई करता है। तो लॉजिक के अंदर तो अकेला दिमाग का यूज किया जाता है, उसको तो एहसास ही नहीं है, हमदर्दी नहीं है, वो तो लॉजिक के साथ बात करेगा। भाई लॉजिक है, ये चीज है, भाई लॉजिक के साथ बात करो मेरे साथ। तो उसके कहने का मतलब यह है कि लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक प्रायोरिटी पे है, लेकिन उसके साथ साथ हमदर्दी, एहसास, ये बहुत ज्यादा मैटर है। देखिए, आप दोनों में से वो किसको यहां पर देखिए, जब इंसान परेशान होता है ना यहां पर, तो उसको इमोशनल क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। वही बात है ना, आजकल बहुत फेमस चाहिए, फेमस चीजें चल रही है ना कि रोने के लिए कंधा चाहिए। क्या चाहिए? रोने के लिए कंधा चाहिए। अब जब लॉजिक दे दे के सामने वाले का जो है ना वो कह ले के दिमाग खराब करेंगे, तो उससे बेटर है कि आप दिलो दिमाग दोनों को इस्तेमाल करते हुए उसको समझाएं, लॉजिक के साथ समझाएं, लेकिन साथ साथ एहसास भी करें, हमदर्दी भी या साथ जाहिर होनी चाहिए। तो दिल और दिमाग दोनों से काम लेना चाहिए। ये नहीं है कि बगैर चाकू जो हैंडल वाला चाकू पकड़कर अपने आप को भी जख्मी करें, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएं। तो इससे बेहतर है कि लॉजिक जो है वो अगर आप किसी को वैसे ही दे रहे हैं, उसको फिर वो बोलेगा यार इसको एहसास ही नहीं है, ये मेरी फीलिंग नहीं समझ सकता, ये मेरी फीलिंग को हर्ट करता है, तो फिर सामने से ये चीज कहेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि लॉजिक है अगर आपके पास, तो हमदर्दी और एहसास, ये दोनों चीजें जरूरी है। और लॉजिक, दिमाग और दिल का यूज जो है वो साथ लाजमी किया करें। ठीक है, अगर आप दिमाग का यूज करते रहेंगे ना, एहसास नहीं, हमदर्दी नहीं, तो आप एक दिन अकेले पड़ जाएंगे, कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि आप तो कहेंगे मैं तो लॉजिक के साथ बात करता हूं, क्योंकि आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? आपके पास लॉजिक भी है, एहसास भी है, हमदर्दी भी है, तो आप उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके क्या होगा? पर्सनैलिटी जो है पॉलिश होती है। ठीक है, इससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी वाला एलिमेंट भी यहां पर जनरेट होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने जो है इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे ओपिनियन आर्टिकल्स और हमारे पास न्यूज आर्टिकल्स हैं। देखें, आज हमारे पास एक ही जस्ट ओपिनियन आर्टिकल रहने वाली। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाकी ओपिनियन भी हमारे पास वॉर के रिलेटेड ही रही है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स के यहाँ पर कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर आप जो है ना वो इस तरह जो है ना रेलिवेंट, देखें कोई भी चीज़ इररेलिवेंट यहाँ पर डिस्कस नहीं की जाती, और इतना टाइम फजूल हमारे पास नहीं है कि हम खड़े होकर यहाँ पर डिस्कस करें। और दूसरी चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको लग रहा है कि हम वीडियो को लेंथ जो है बढ़ा रहे हैं, तो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। भाई पाकिस्तानी आरपीएम है, कोई बाहर से देखेगा नहीं इसको, आप लोग ही देखेंगे आ जाके, और बाहर से तो कोई देखेगा, तो हमें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। एक चीज़ तो मैं अभी क्लियर कर दूँ, ताकि जो आपके अंदर एक जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि
हम पहले तो वही बात है ना कि हम लॉजिक ज्यादा ढूंढते हैं, लेकिन आपके अंदर वो चीज नहीं आती थी। सॉरी टू से, मैं आपको ये नहीं जो है ना वो नहीं कर रहा, डिग्रेड नहीं कर रहा, ऐसा मेरा पर्पस नहीं है। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि आप चीजों को पॉजिटिवली लिया करें। देखें, हमारा पर्पस बिल्कुल ये नहीं है कि हम वीडियो को जो है वो लंबा करें, ये करें, नहीं। जो हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लगते हैं, जो रेलिवेंट टॉपिक के रहेंगे, हम उनको नहीं छोड़ने वाले, चाहे हमारा जो है यहां पर 8 टॉपिक्स हो जाए, सॉरी, या 9 टॉपिक्स हो जाए। अगर आपको जल्दी है, आपने नहीं सुनना चाहते, तो आप आगे वीडियो कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को स्किप कर दें, ठीक है। तो हमें चाहिए सीरियस कैंडिडेट्स जो आता है ना टाइम पास और शॉर्टकट के लिए। तो शॉर्टकट का नतीजा 300 या 400 बच्चा पास हो रहा है, 1000 बच्चा एग्जाम दे रहा है। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लें बस। आपको ये चीजें जो है ना आप पैसे देकर खरीदेंगे, फ्री में नहीं मिलेंगी। मैं अभी क्लियर कर दूं ये चीज, ठीक है। तो जिनको जल्दी होती है ना लेक्चर की, 1 घंटा, मैं तो ये हैरान हूं, आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और 1 घंटा बैठकर आपको पूरा टॉपिक 3 घंटे के अंदर आप ये पेपर अटेम्प्ट करते हैं। अब मुझे यहां पर 1 घंटे के अंदर पूरा लेक्चर कंप्लीट करके दिखाएं, मल्टीफेरियस एंगल से टॉपिक को डिस्कस करके दिखाएं कि यार ये चीजें हमने डिस्कस करनी। अब होता क्या कि यहां पर देखिए, हम जल्दी भी यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते। जल्दी भी हमने किया तो वो भी ये था कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स सर स्पीड स्लो रखे, हमें चीजें समझ में नहीं आ रही। तो अब स्पीड स्लो है तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारी एवरेज वीडियो है वो 1 आवर की रहती है। कभी 40 मिनट्स है, 50 मिनट्स है, 5 मिनट्स हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। तो ये एवरेज जो है इतनी रहती है, लेकिन हम टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। आप लेक्चर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, कोई इशू नहीं। हमें सीरियस कैंडिडेट्स चाहिए जो काम करने वाले हैं, सिंसियर है अपने आप के साथ, जो खुद जो है लगता है कि भाई काम करना पड़ेगा, बहुत काम करने की जरूरत है। सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करना ही खाली जो है ना बात नहीं रही, एलोकेशन भी यहां पर लेना मैटर करती है। अब 300-400 बच्चा पास हो रहा है, तो अब आपके पास इतनी सीट्स नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो आपको दे यहां पर 400 सीट्स पूरी दे दे। वो सीट्स कितनी होंगे? 270 सीट्स होंगी आपकी। तो उनमें से जो बाकी एलोकेशन फिर कहां पर जाएगी, वो सारा कंप्रोमाइज हो जाती। फिर यहां पर टाइटल साथ में लगा हुआ आता है क्वालिफायर। और सबसे बड़ा जो दुख होता है ना, वो रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद जब आपकी एलोकेशन नहीं होती, सबसे बड़ा दुख उस वक्त होता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की, इतना करने के बावजूद भी मेरी एलोकेशन नहीं हुई। तो यहां पर जो है ना वो उसकी गट फीलिंग, वो हम समझ सकते हैं कि वो कितना परेशान होता है, उसको कितना यहां पर स्ट्रेस होता है। तो इसीलिए शॉर्टकट मत मारे, 1 घंटा है, काम कर ले। आपका जो है ना वक्त यहां पर जो भी आप टाइम दे रहे आपका जाया नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ आप लर्न करके जाएंगे चीजों पर, ठीक है। तो अब चीजें जो है हम यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत सारी हमारी ओपिनियन आर्टिकल्स ऐसी भी है जो वॉर के रिलेटेड थी, आर्टिकल्स भी है, तो उनको हमने ऐड नहीं किया, ठीक है। तो वो हमें लग रहा था कि यहां पर कुछ जो है वो कह ले कि क्राइसिस एंड इंस्टीट्यूशंस को लेकर भी कुछ है, तो वहां पर जो है वो डिबेट आप समझ ले कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी तरफ से हमें देखने को मिली, तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि हम उसको ऐड करते, ठीक है। तो ये और भी आर्टिकल्स थे, ओपिनियन आर्टिकल्स हैं या एडिटोरियल आर्टिकल्स है, तो उनको हमने ऐड नहीं किया। तो एक ही ऐड किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ओपिनियन यहां पर न्यूज आर्टिकल्स रहने वाला है, कुड नेटो बी कोलैटरल डैमेज फ्रॉम ट्रम्प्स ईरान वॉर, नेटो अंडर फायर, ट्रम्प्स एस्केलेटिंग रेटोरिक एंड अलायंस स्टेन। देखिए, जब हम प्रिपरेशन एग्जाम की कर रहे थे ना, तो उस वक्त यही था कि भाई नेटो एक्सपेंशन की हम बात करते थे कि नेटो एक्सपेंड कर रहा है। क्यों? कि फिनलैंड यहां पर जो है स्वीडन देखने को मिला, तो ये इस तरह जो हमें यहां पर जो है वो मेंबरशिप बढ़ते हुए नजर आई। लेकिन अब जो है नेटो वो कह के अंडर फायर है, उसकी वजह क्या है इस चीज को भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो अगर क्वेश्चन देता है करंट अफेयर के पेपर में या आईआर के पेपर में दे देता है, तो नेटो को अब जो वो कोलैप्स कर रहा है उसके वो पूछ सकता है, उसको रिलेट करके जो यूरोप और यहां पर यूएसए के दरमियान में ट्रांस अटलांटिक टाई जो हमें यहां पर डिसरप्ट होते हुए नजर आया, इनके दरमियान में जो क्लैश यहां पर एस्केलेट होता हुआ नजर आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो अंडर फायर है, एट द क्रॉस रोड है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यहां पर ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट्स है, पेपर टाइगर मींस क्या होता है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल हमारे पास रहने वाला। सेकंड हमारे पास है ऑयल प्राइस शॉक इन कमिंग, स्टेट ऑफ हॉर्मस इंपैक्ट ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस एंड पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रोल। अब डेली बेसिस का हमने स्टेट ऑफ हॉर्मस को डिस्कस कर लिया, 20%, 30%, सारी चीजें हम स्टेट से डिस्कस किए। लेकिन आज जो हम इसकी डिस्कशन करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर न्यू चीजें यहां पर ऐड हुई है, न्यू डेवलपमेंट्स ऐड हुई है, उनको देखेंगे। देखें यहां पर जो है ना,
जो आफ्टर शॉक्स अगर देखें ना, यहां पर जो उसके नेगेटिव इंपैक्ट है वो फौरन से नहीं पड़ते, थोड़ा सा टाइम गुजरने दे, देन उसके जो आप नेगेटिव इंपैक्ट देखेंगे। इतने दिनों से तो यहां पर ऑयल को रिजर्व किया हुआ था, काम तो चल रहा था, लेकिन अब जो रिजर्व जो किया हुआ था ऑयल वो यहां पर एंड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जो है इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है देखने को मिल सकता है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यहां पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस भी साथ देखेंगे, और पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रोल क्या रहा है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे पास रहेगा, ये ओपिनियन है बेसिकली, ठीक है। थर्ड हमारे पास है यहां पर इंपॉर्टेंट है कि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में वॉर देखने को मिले। देखे पाकिस्तान की एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान का जो है ना अफगानिस्तान के साथ वॉर नहीं है, अफगानिस्तान के साथ वॉर नहीं है, ना सिविलियन के साथ है। पाकिस्तान का एक ही है कि भाई जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तो बेसिकली उनको यहां पर खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। एक और भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि देखिए हमारा जो वीडियो या जो हमारी डिस्कशन है वो हमारी एग्जाम ओरिएंटेड होती है, एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है। देखिए किसी को हर्ट करना नहीं है, ठीक है। अगर हम कोई सेक्टेरियनिज्म वाला कोई अगर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, या इस तरह हमारा कह लें कि यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुस्लिम स्टेट्स हैं, तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को थोड़ा अजीब से भी लग सकता है। तो यहाँ पर देखें हम एक बैलेंस अप्रोच के साथ चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। तो बी पॉजिटिव होकर जो है चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें, ठीक है। दोनों साइड से हम चीजों को डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान का पर्पस ये नहीं है कि वो बेसिकली अफगानिस्तान के साथ वॉर लड़े या अफगान तालिबान के साथ वॉर लड़े, ऐसा नहीं है, ना सिविलियन के साथ, बल्कि एक मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जिसकी खातिर जो है वो सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर 3 डेवलपमेंट्स दोहा के अंदर क्या हुआ था, यहां पर 48 आवर्स वॉर्स जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में देखने को मिली थी 10 अक्टूबर 2025 के अंदर। तो 48 आवर्स के बाद यहां पर जो है वो कह लें कि कतर ने एज ए मीडिएटर रोल प्ले करता हुआ इनके दरमियान में वॉर को यहां पर स्टॉप करवाया। उसके बाद टर्की आ गया, टर्की ने एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया। 3 टाइम यहां पर जो है कह लें कि इस्तांबुल के अंदर हमें टॉक्स देखने को मिले, निगोशिएशंस देखने को मिले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहां पर जो है कह लें कि इस्तांबुल के अंदर, ठीक है। अब जो है यहां पर चाइना, लास्ट टाइम हमने बात की थी शटल डिप्लोमेसी, कि बार बार ट्रैवल कर रहा है, काबुल को भी इंसिस्ट कर रहा है, यहां पर इस्लामाबाद को, भाई दोनों को जो है आपस में जो है डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की तरफ आना चाहिए। तो अभी जो है यहां पर मीटिंग होती है, उस चीज को भी देखेंगे। आप इसको उर्मकी भी मीटिंग भी कह सकते हैं या उर्मची मीटिंग भी आप इसको कह सकते हैं, दोनों। चाइना ट्राइलैटरल डिप्लोमेसी, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थर्ड, ठीक है, चाइना होस्ट इस्लामाबाद काबुल टॉक्स ऑन ट्रेड एंड एंटी टेरर स्टेप्स, इसको यहां पर अंडरस्टैंड करनी है। अब ये एक न्यू ऑलरेडी आपको पता है 26 जो हमें यहाँ पर फेब से जो है वो कह लें ऑपरेशन गजबुल हक जो है स्टार्ट किया गया अगेंस्ट मिलिटेंट्स ग्रुप्स, ठीक है, दहशतगर्दी के अगेंस्ट बेसिकली स्टार्ट किया गया, ना कि अफगानिस्तान या सिविलियन के अगेंस्ट, ठीक है, ये चीज है। 4th नंबर पर पाकिस्तान साइंस फर्स्ट एवर कार्बन मार्केट डील विद नॉर्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हिस्टोरिकल माइलस्टोन है ये पाकिस्तान का। यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करना तो एक अलग मामला चल ही रहा है, लेकिन यहां पर ये जो हिस्टोरिकल माइलस्टोन है, सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कार्बन क्रेडिट्स क्या चीज है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसकी वजह क्या है कि जब आप कार्बन क्रेडिट्स को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर यहां पर जो पूरी डील जो हुई है, यहां पर एग्रीमेंट हुआ, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पर साइन किया गया नॉर्वे और पाकिस्तान के दरमियान में, तो यहां पर फिर जो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब आप जाकर जो है वो गूगल करना शुरू कर देंगे कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं, तो कर लें, लेकिन यहां पर जो एनालिसिस जो हम करने वाले हैं तो बताएंगे कि यहां पर बेसिकली चल क्या रहा है। पाकिस्तान नॉर्वे कार्बन डील अ न्यू इरा इन क्लाइमेट फाइनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर $1.5 बिलियन जो है हमें देखने को मिल रहा है, जो नॉर्वे इन्वेस्ट कर रहा है, ग्लोबल इनिशिएटिव ले रहा है। लास्ट में हमारे पास वोकैब रहेगी, मैं वोकैब के लिए पहले भी बोलता हूं, जिस तरह आप बैंक बैलेंस बनाते हैं तो वोकैब बैंक बनाएं। वोकैब बैंक आपके पास अच्छा होगा, इसके डजंट मीन कि आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होने चाहिए, जस्ट आपके इतनी वोकैब अच्छी होनी चाहिए कि आपके उसके नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस का पता होना चाहिए वर्ड का। उसके बाद राइटिंग स्किल के अंदर जो आपका रेपिटेशन वाला मामला है वर्ड्स का है चाहे आइडियाज का, वो खत्म होगा यहां पर। उससे सबसे बड़ी जो चीज ये है कि आप टॉपिक के रिलेटेड वर्ड्स, जॉर्गन्स, टर्मिनोलॉजीज को यूज कर सकते हैं, और उसके बाद अपना एक्सप्रेशन ठीक कर सकते हैं, मोल्ड करके स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर आपकी वोकैब अच्छी है, आपके पास वर्ड अच्छे हैं, ठीक है, टॉपिक के रिलेटेड है, मैंने पहले भी कहा हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की जरूरत नहीं है, लेकिन टॉपिक के रिलेटेड वर्ड, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, नाउन, ये आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर करके जो है वो प्रेजेंट
कर सकें। इससे आपके आइडियाज भी क्लैरिटी आ जाएगी और एग्जामिनर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले तो जो नेटो, जो हम बात करते हैं सब नेटो एक्सपेंशन की, तो बाद इसके अंदर 4 पॉइंट्स है जिसको बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर बेसिकली चल क्या रहा है, कि अभी जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो नेटो अंडर फायर है वो कैसे है, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए इसके अंदर 5 पॉइंट्स है, इनको 1 बाय 1 जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर रहेगा ट्रम्प्स डायरेक्ट स्क्रूटनी, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सेकंड है थ्रेट ऑफ यूएसए विड्रॉल, नेटो की बात की जा रही है। उसके बाद है यहाँ पर डीपनिंग क्राइसिस एंड यूएसए डाउट्स, और नेक्स्ट हमारे पास रहेगा यूरोपियन रिलेक्टेंस एंड सेल्फ रिलायंस, और नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर टेस्ट एट अंकरा समिट जो देखने को मिल रही है जुलाई के अंदर। इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि नेटो बेसिकली अंडर फायर क्यों इसको कहा जा रहा है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये चीज आती है कि यहां पर जो ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं, अब ये मामला अभी का नहीं है, मामला ये जब यहां पर फर्स्ट टर्म आती है डोनाल्ड ट्रंप की, ठीक है, तो वहां उस वक्त भी ये कहा जाता है कि इसका जो है ना, नेटो को बोला जाता है कि यहां पर कहीं ना कहीं पे जो इसका काम ही नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, इस तरह की यहां पर चीजें देखने को मिली। अब जो है यहां पर जो मामला यहां पर जो बढ़ता हुआ नजर आया कि एक यूरोपियन कंट्री और यहां पर यूएसए के दरमियान में जो ट्रांस अटलांटिक टाई जो इनका था, उसके अंदर हमें डिसफंक्शन देखने को मिला, खराबी देखने को मिली, क्लैश देखने को मिला। क्या कि यहां पर जो यूरोपियन देखा जाए कंट्रीज क्यों नाराज हुए, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को जो प्रायोरिटी देना क्यों स्टार्ट की, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें यहां पर केयर स्टारमर, फ्रेडरिक मिर्स और मार्क कार्नी जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, उनको भी यहां पर थोड़ा सा लेंगे रेफरेंस, यहां पर डिस्कस करेंगे एज ए रेफरेंस। सबसे पहले तो यह था कि जो यूएसए की पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट, उसके बाद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, रीजनल एक्सपेंशन, रीजनल हेजमनी अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कंट्रीज। उसके बाद डॉनरो डॉक्ट्रिन जो बेसिकली कहां से ओरिजिनेट होती है, मोनरो डॉक्ट्रिन से। तो ये चीजें सामने रखते हुए यूरोपियन कंट्रीज का ये तो यूनिलैटरल एक्शन है सारे यूएसए के। वेनेजुएला वाला केस आपके सामने ही रहा, निकोलस मदुरो को यहां पर अरेस्ट किया गया, सारा मामला चलता रहा। लेकिन असल जो मैटर यहां पर जो है ना हमें देखने को मिला वो है ग्रीनलैंड। जब यहां पर यूएसए ने कहा कि भाई ग्रीनलैंड मुझे चाहिए, मैं परचेज करना चाहता हूं, उसकी वजह क्या है कि भाई यूएसए को नेशनल सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि जो आर्किटेक्ट सर्कल है ऊपर, उसके अंदर रशिया का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ग्रीनलैंड किसके अंदर आता है, आर्किटेक्ट सर्कल के अंदर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि ट्रंप ने कहा कि भाई ग्रीनलैंड हमें चाहिए, और ग्रीनलैंड किसकी ऑटोनोमस बॉडी देखने को मिलती है, डेनमार्क की। तो यहां पर फिर जो है दूसरे जो यूरोप के कंट्रीज है, 8 कंट्रीज जो जिनके अंदर यूके, ये फ्रांस, जर्मनी, सारे कंट्रीज इंक्लूड थे, यहां तक जर्मनी ने अपने ट्रूप्स को भी भेजा ग्रीनलैंड के अंदर। अब यहां पर जो है ना यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से कहा गया कि जिस तरह यूएसए ग्रीनलैंड को लेने की बात करता है, तो ये जो है कह ले कि जो नेटो के आर्टिकल्स है उसकी जो है खिलाफ वर्जी है, उसके अगेंस्ट है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर ट्रंप की तरफ से यह भी देखने को मिला कि भाई अगर ग्रीनलैंड मुझे परचेज नहीं करने देते तो आपको टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। तो टैरिफ का भाई सामना करना पड़ सकता है। तो यहां पर यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आप को इनसिक्योर फील किया। अब मार्क कार्नी की यहां पर स्टेटमेंट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जब यहां पर समिट होती है, देखने को मिलती है 19 to 23 जनवरी 2026, 19 से 23 जनवरी 2026 जो भी होती है। तो मार्क कार्नी कहता है कि भाई हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, मिडिल पावर्स को आगे आना चाहिए, आपका ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर यहां पर एंड हो रहा है। उसके बाद फ्रेडरिक मर्ज ने भी यही कहा, यही चीजें हमें देखने को मिली जब यहां पर म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है। उस वक्त यहां पर फ्रेडरिक मिर्ज ने भी कहा, केयर स्टारमर ने भी यहां पर कहा। उसके बाद यहां पर ट्रंप की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं, आप अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, ठीक है, यहां पर आती है कि भाई ट्रंप कहते हैं कि भाई नेटो जहां भी मिशन किया है, डिफेंस के ऊपर खर्च किया है, हर जगह वो जो है वो काले का यूएसए आगे आगे रहा है।
तो जितने बाकी मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी अलायंस जितने भी हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा कि भाई हमने कहीं पर रोल नहीं प्ले किया। तो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से कहा गया कि भाई जहां पे दिल करता है यूएसए का वहां पे ऑपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, जहां पे हमारे भी जो है स्टेट के साथ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं हमारे भी, तो हम भी उसके साथ रिलेशन चल रहे होते हैं, फिर हम भी जो है वो यूएसए के साथ हमें खड़ा होने पड़ता है क्योंकि हमारा अलाय ये चीज है अलायंस में। तो अब यहां पर जो है नेटो का आपको पता है यहां पर फोर्सेस का जो मिशन रहा अफगानिस्तान के अंदर 20 ईयर्स तक, तो यहां पर यूरोपियन जो है ना कंट्रीज की तरफ से जो यूके है केयर स्टारमर की तरफ से कहा गया। अब ये बैकग्राउंड है थोड़ा बता रहा हूं ताकि आपको चीजें यहां पर अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो केयर स्टारमर की तरफ से कहा गया कि भाई जो है ना वो ट्रंप का जवाब देते कहा कि भाई जो नाटो के यहां पर जो मिशन स्टार्ट किया गया अफगानिस्तान के अंदर, तो वहां पर हमारे भी 400 to 500 लोग मारे गए हैं जो यूके के ब्रिटिशर्स है जो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर पीछे रहे, हमेशा आगे रहे हैं इसके अंदर नाटो के अलायंस, ठीक है। तो अब यहां पर फिर जो है और भी बहुत सारी चीजें ट्रंप ने यहां पर कही, लेकिन अब मामला जब आता है ना यहां पर जब यूएसए इजराइल और ईरान की जब यहां पर वॉर देखने को मिलती है, तो यहां पर ट्रंप जो है ना वो कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज को जितने भी नाटो को भाई अब यहां पर जो है आपको वॉर के अंदर आना चाहिए। तो फ्रेडरिक मेर्ज ने भी यही कहा कि ये भाई नाटो का जो है मिशन नहीं है, ये तो इजराइल का है। केयर स्टारमर की तरफ से भी यही कहा कि हम आपके एज ए अलाय आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि हम अपने मिलिट्री बेसिस को भी यहाँ पर यूज होने नहीं देंगे, ये भी चीजें देखने को मिली। तो अब इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं अब उनको डिस्कस करते हैं ताकि आपकी फाउंडेशन बन गई है कि मैटर चल कहां पे रहा, ठीक है। अभी आप नाटो के मेंबर बताइएगा कि नाटो के मेंबर कितने हैं जो यहां पर न्यू ऐड हुए हैं, 2, चलो मैं ये बता देता हूं, 2 न्यू ऐड हुए, उनके नाम और नाटो के बेसिकली मेंबर कितने ये आप कमेंट में लाजमी बताएं। देखें आप अपने लिए ना बताएं भाई, आप तो विद्वान हैं, चलो हमारे नॉलेज में इजाफा करने के लिए बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखें कि ट्रंप ओपनली कॉल्ड नाटो अ पेपर टाइगर। पेपर टाइगर से क्या मुराद है भाई? कागजी शेर है, क्या है? कागजी शेर है, लड़ने के लिए नहीं आगे। अब कहीं ना कहीं पर एक टर्म हम यूज करते थे बाई स्टैंडर। बाई स्टैंडर का मतलब क्या होता है कि आप लफ्जी कलामी तो आप किसी के साथ खड़े होते हैं लेकिन फिजिकली आप नहीं है वहां पर साथ खड़े नहीं है, कहने को आप साथ हैं। यही चीज यहां पर जो है ट्रंप की तरफ से कहा गया कि भाई यूरोप जो जितने भी नाटो के यहां पर मेंबर है वो यहां पर वॉर के अंदर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये क्या है? पेपर टाइगर है, सिर्फ जो है वो कागजी शेर है, हकीकत में शेर नहीं है। एक चीज तो ये। दूसरा यहां पर यूरोपियन मेंबर्स जितने हुए कवर्ड, तो यहां पर ये डरपोक भी कहा गया ट्रंप की तरफ से, ये चीजें भी देखने को मिली। तो अब ये सारी चीजें क्या हुई कि जब यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने की बात की गई और यूरोप को कहा कि आप भी एंट्री मारें यहां पर वॉर के अंदर, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से कहा गया कि भाई ये हमारा मैटर नहीं है, ये नाटो का मिशन नहीं है, हमारे भी गल्फ स्टेट्स के साथ रिलेशन है। अब नाटो, अब देखें यूरोपियन कंट्री किधर जाएं, किधर मरे बेचारे जाकर। एक तरफ तो रशिया के ऊपर यहां पर सैंक्शंस लगाकर रखे हुए हैं यूएसए, और यूएसए के पीछे लगकर जो भी दोनों ने यहां पर मिलकर रशिया के ऊपर यहां पर सैंक्शन लगा दिए। अब यूरोप जो है यहां पर 40 to 60% जो है रशिया से अपने एनर्जी यहां पर इंपोर्ट करता था, वो तो बंद। अब गल्फ स्टेट्स आ जाके नजर आता, तो गल्फ स्टेट्स के एकदम से जब यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया तो एकदम से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, अगर स्पेशली जर्मनी की बात करें, तो गैसेस की प्राइसेस 50% यहां पर राइज होते हुए हमें नजर आई, ठीक है। एक चीज भी ये भी है। तो अब ये है थ्रेट ऑफ यूएसए विड्रॉल की बात करें तो हमेशा से अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया हमेशा से एक्सपर्ट यही कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो बेसिकली जो है नेटो से हमेशा कभी विड्रॉ की बात करते हैं, कभी या यहाँ पर कह लें कि हम इसके जो वो पसंद नहीं करते, कभी कहते हैं ये गैर जरूरी है, इतनी जरूरी नहीं है। ये चीजें भी यहाँ पर सारी देखने को मिल रही है। ट्रंप कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा यहाँ पर डिफेंस के ऊपर खर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद जहां पर मिशन होता है तो हमारे ट्रूप सबसे आगे होते हैं, तो ये लोग वहां पर भी हेल्प नहीं की। तो इस तरह की बहुत सारी यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट देखने को मिलती है। तो ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया एंड एक्सपर्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट एक्टिवली कंसीडरिंग पुलिंग द यूनाइटेड स्टेट्स आउट ऑफ द अलायंस, रीइंफोर्सिंग हिज लॉन्ग हेल्ड व्यू दैट NATO इज ऑब्सोलीट। तो अब ये पुरानी हो चुकी है ये चीज भी। डीपनिंग क्राइसिस एंड यूएसए डाउट्स कैन लाइक प्रीवियस टेंशंस, दिस स्टैंड ऑफ इज सीन बाय सेम एज थ्रेटनिंग द अलायंसेस फाउंडेशनल ट्रस्ट। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्क रूबियो ने भी यही कहा, क्वेश्चन NATO यूटिलिटी इफ अलायंस रिस्ट्रिक्ट्स यूएसए मिलिट्री ऑपरेशंस। तो अब ये भी चीज नजर आ रही है कि जो मेंबर्स हैं वो भी यूएसए के मिशन को रोकना चाहते हैं। तो ये स्टेट ऑफ जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूएसए है
वो मार्क रूबियो की बात की जा रही है बेसिकली। तो देखें यहाँ पर यही मार्क रूबियो थे जिन्होंने म्यूनिख कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटी के जब यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पर कहा था कि जो एक ही सिविलाइजेशन से हम ताल्लुक़ रखते हैं, यूरोप और यहाँ पर यूएसए एक ही सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये अलग नहीं हो सकते। तो फ्रेडरिक मर्ज ने कहा था कि ग्लोबल राइवलरीज यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, तो यूएसए अकेला आगे नहीं बढ़ सकता, ये चीज़ भी यहाँ पर कही गई। उसके बाद यूरोपियन रिलेक्टेंस की बात करें सेल्फ, अब यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज ने कहा, मारियो द्रैगी की बात करते हैं जो फॉर्मर इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे यूरोपीय यूनियन के जो बैंक है सेंट्रल बैंक उसके, उन्होंने कहा कि भाई जो है ना अब जितना भी जो है कन्फेडरेशन की तरफ से हटकर जो है फेडरेशन की तरफ आना पड़ेगा, पूरे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज को एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा, अपने डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनसिक्योरिटी उनको लग रही है। अब क्योंकि यूएसए यहाँ पर देखा जाए तो वो कह रहा है कि ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हमारा एहसानों का बदला यहाँ पर चुकाया जाए, तो हम आज तक जो है वो कह लें कि यूरोपियन कंट्रीज को बचाते हैं, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। तो अब यूरोप ने कहा कि भाई हम अपने आप डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जिसका रिजल्ट सबसे पहले आप ये देखें कि यूरोपियन कंट्रीज ने चाइना की तरफ रुख किया। उसके बाद 20 मदर ऑफ ऑल डील्स 20 ईयर जो डील पेंडिंग में पड़ी थी वो यूएसए के बिहेवियर की वजह से फिर इन्होंने यूरोपियन कंट्री इंडिया के साथ आकर घर में आकर साइन करके बल्कि गए वापस, ठीक है। फिर चाइना का विजिट मार्क कार्नी देखने को मिलते हैं, फ्रेडरिक मर्ज देखने को मिलते हैं, केर स्टारमर, इन्होंने भी यहाँ पर चाइना का विजिट किया। अब यहाँ पर देखना यह है, हम लास्ट टाइम यहाँ पर बात करते थे टर्की के यहाँ पर मेंबरशिप को लेकर क्वेश्चन उठाया जा सकता है, तो ये चीज भी देखने को मिल सकती थी कि जिस तरह यहाँ पर जो है हेक्सागोन अलायंसेस भी देखने को मिला और सुन्नी एक्सेस, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर देखें कि जो यहां पर मार्क रटी बेसिकली ये जो है यहां पर हमें नजर आते हैं चीफ जो नेटो के हैं सरबराह। अब देखना यह है कि यहां पर जो अंकरा के अंदर, इस्तांबुल के अंदर, अंकरा जो टर्की के अंदर बेसिकली यहां पर जो है वो समिट होने वाली है जुलाई के अंदर। तो अब देखना यह है कि इसके अंदर काफी गैप भी पड़ा है, 4 to 5 मंथ पड़े। तो देखें अब जो नेटो है ना यहाँ पर वो अंडर फायर है, उसकी वजह यहाँ पर देखें ये नेटो का अलायंस टूट नहीं सकता, एक बात तो यहाँ पर क्लियर है, इसके आर्टिकल्स हैं या जो भी है ना ये टूट नहीं सकता, इसके अंदर जो है वो कह लें कि थोड़ा सा क्लैशेस डिस्प्यूट वगैरह एस्केलेट हो सकते हैं, लेकिन ये टूट नहीं सकता, यहाँ पर ये चीज एक देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑयल प्राइसेस शॉक इनकमिंग। देखें यहां पर जो हमारे पास 5 पॉइंट्स रहेंगे, पाकिस्तान के जो है हम डिप्लोमेटिक रोल को भी लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमारे पास जो 4 पॉइंट्स है इनको देखें, ओवरव्यू देता जाता हूं मैं, ठीक है। पहले पॉइंट्स को देख ले, डिलेड इंपैक्ट ऑफ स्टेट क्लोजर, ठीक है, इसको भी देखेंगे। रैकेट स्टॉक पाइलिंग इन 2025, उसके बाद डिप्लेटिंग रिजर्व्स एंड इकोनॉमिक पर्ल्स, उसके बाद अनफिलेबल सप्लाई गैप्स, इसको भी देखेंगे। अब चीजें यहां पर मैं बताता जाता हूं कि फ्यूल शॉर्टेज अब जो है इसके नेगेटिव रिजल्ट्स इंपैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। देखें सबसे पहले तो आप देखें फौरी जो है वो कह लेते हैं इसके आफ्टर शॉक देखने को नहीं मिले, उसकी रीजन ये थी कि यहां पर जो स्टेट्स ने रिजर्व कर रखे हुए थे अपने ऑयल्स के पहले से। अब ये मामला कब से शुरू होता है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखें सबसे ज्यादा शॉर्टेज अगर देखने को मिलेगी तो एशिया के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन हुआ क्या है यहां पर जो 2025 है, यहां पर 2025 के अंदर स्टेट्स ने ऑयल को रिजर्व करना शुरू कर दिया। अब इसका जो है ना स्टेट्स को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्या क्या यहां पर ऑयल को जो है वो रिजर्व रखना शुरू कर दिया है, कब से? जब यहां पर यूएसए, इजराइल और ईरान की 12 डे वॉर होती है जून के अंदर, 12 दिन जंग, जहां पर 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक किया जाता है। बेसिकली यूएसए की तरफ से जो डिमांड रही है कि आप यहां पर जो है वो कह लें कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इनहेंस नहीं कर सकते, एक चीज तो ये। तब से जो स्टेट ने क्या किया, यहां पर अपने रिजर्व रखना भरना शुरू कर दिए ऑयल के, कि अब मामला जो है यहां पर बिगड़ सकता है। तो वो तो चलता रहा, जनवरी और फरवरी जो हमारा यहां पर गुजरा है अभी 2026 का, इसके अंदर भी रिजर्व यहां पर बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर बंद की गई उसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट जो देखने को मिलेंगे, अभी रिजर्व एंड हो रहा है भाई, रिजर्व कब तक चल सकते हैं आपके, ये भी तो चीज है ना। तो अब वो एंड, अब ये देखते हैं कि कहां तक जो इसको रिकॉर्ड किया गया। सबसे पहले तो आप यहां पर इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी एजेंसी, उन्होंने भी यही कहा कि यहां पर इनरिच्ड
की तरफ से यहाँ पर रिपोर्ट देखने को मिली कि भाई ईरान की तरफ से जो है यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट देखने को मिलते, तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा है इसका बैकअप थोड़ा देख लें। जिसिपुआ जो साइन किया गया था P5 से मिलकर, जो है वो यूरोपीय यूनियन भी था, जर्मनी भी, तो इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर जिसिपुआ बेसिकली जो आपका 2015 के अंदर साइन किया गया, तो बाद में ट्रंप ने भी इससे यहाँ पर विड्रॉ कर लिया। 3.67 जो है यहाँ पर हमें रिचमेंट देखने को मिली। तो यहाँ पर देखेंगे कि चाइना और OECD, अब OECD आप तो एक तो पहले इसका एब्रीविएशन बताएंगे क्या है, दूसरा इसका जो है इसको कब बनाया गया, कब इसको एस्टैब्लिश किया गया, ये भी आप कमेंट के अंदर बताइएगा। हमारे नॉलेज में इजाफा करने के लिए ही आप बता दें, चले ठीक है, चलो ऐसे ही ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या एंगेज, देखे क्वेश्चन कमेंट में पूछने का मतलब ये होता है कि हमें ये पता चले कि आप लोगों की एंगेजमेंट है हमारे साथ। ऐसा ना हो कि हम ब्लाइंड लोगों को यहां पर पढ़ा रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि यार कुछ चल रहा है। यहां पर पूछने का एक ही मकसद होता है कि एटलीस्ट हमें यहां पर ये हो, हमें इंकरेजमेंट मिले कि लोग हमारे साथ अटैच हैं, लोग हमारे साथ एंगेज हैं, ताकि हम अगर थोड़ी बहुत कोई चीजें हैं, अगर कंप्रोमाइज कहीं पे कर रहे हैं तो वो हम ना करें, और ज्यादा जो है चीजें आपके साथ जो है वो डिस्कस करें, शेयर करें, ताकि आपकी जो वो कह लें कि जो आपका एनालिसिस है वो और ज्यादा जो है यहाँ पर डेवलप हो सके। तो पूछने का एक ही मकसद होता है, ठीक है, तो ये चीज आप लाजमी करें। उसके बाद है जितने भी चाइना है, OECD कंट्रीज है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है वो ऑयल को परचेज करना शुरू कर दिया और रिजर्व भरना शुरू कर दिए। अब यहाँ पर रिकॉर्ड जो देखने को मिला वो 8.2 बिलियन बैरल, कितना 8.2 बिलियन बैरल जो है यहाँ पर ग्लोबली अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिजर्व देखने को मिले। ये फरवरी 2026 देखें यहाँ पर जो है 600 कितने 600 जो है यहाँ पर मिलियन MBD, अब MBD आगे आने वाला है, ठीक है, तो MBD का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 600 मिलियन जो है यहाँ पर जो है फर्दर यहाँ पर ऐड हुए, तो कितना यहाँ पर टोटल रिजर्व देखने को मिले 8.2 बिलियन। तो अब यहाँ पर ये जो है डिप्लीट हो रहे हैं, तो इस चीज का डिप्लीटिंग वाला पॉइंट देखते हैं। देखें अब ये देखें कि एक तो यहां पर 15% जो इसमें इजाफा हुआ था, कितना 15% देखने को मिला यहां पर, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि डिप्लीटिंग रिजर्व्स एंड इकोनॉमिक पर्ल, these historically high inventories which initially absorbed an estimated 15 million barrel per day MBD disruption from the state closure are now nearing depletion। अब देखें जो रिजर्व यहां पर भरे पड़े थे वो यहां पर खत्म हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर जो सप्लाई आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही थी, तो आप यहां पर जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो डिसरप्ट होते हुए नजर आई, तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले। तो ये स्टैट्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन आप लाजमी कर सकते हैं कि इतना फर्क पड़ा था, इतने रिजर्व्स देखने को मिले थे, ठीक है, तो ये चीज भी है। तो अब ये हमारे पास एशिया 1 अप्रैल से बाय USA 15 अप्रैल तक ट्रिगरिंग द रियल ऑयल शॉक्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप्रैल के मंथ के अंदर, ठीक है, ये चीज भी है। उसके बाद है अनफिलेबल सप्लाई गैप की बात करें तो यहां पर अभी जो टोटल अगर देखा जाए ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, किस तरह हमें देखने को मिल सकता है, तो 20 MBD, कितना यहां पर 20 MBD दी जो सप्लाई गैप देखना, 20 MBD मतलब अभी हमने यहां पर देखा कि मिलियन बैरल पर डे, क्या बोला जाता है, मिलियन बैरल पर डे इसको बोला जाता है। यहां पर भी हमने अभी पढ़ के आए, यहां पर मिलियन बैरल पर डे इसको बोला जाता है, ठीक है, MBD। तो यहां पर कितना बना, यहां पर जो है 20 मिलियन जो है पर डे हमें यहां पर देखने को मिला। लेकिन अब उसकी जरूरियात कितनी पूरी की जा सके, सऊदी अरेबिया जो यहां पर जो पाइपलाइन है वो कितना यहां पर प्रोवाइड कर सकता है, 5 मिलियन कर सकता है। उसके बाद जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो कितने प्रोवाइड कर सकते हैं, 2 मिलियन कर सकते हैं। वेनेजुला रिजर्व कितना कर सकते हैं, 1 मिलियन कर सकते हैं। ऑफर पार्शियल अगर रिलीफ की बात, क्रिटिकल शॉर्टफॉल अब कितना भी देखने को मिला, 10 to 12 मिलियन बैरल पर डे जो हमें यहाँ पर अभी भी डेफिसिट देखने को मिला 80%। वही बात है कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें यहाँ पर जो ड्रॉपिंग टू 80% जहां पर ब्लड ऑक्सीजन, तो फिर कितना यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर देखें अगर आप इसको टोटल भी मिलाए 2 और ये हमारे पास ये 2 है और 5 7 और यहाँ पर 8 बनेगा, और जबकि यहाँ पर कितने हमें देखने को मिल रहा है 20, कितना देखने को मिल रहा है 20 जो है मिलियन बैरल पर डे जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इतना गैप यहाँ पर आ सकता है। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद इसके नेगेटिव रेपरकशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब पाकिस्तान के यहाँ पर अगर देखा जाए डिप्लोमेसी जो हमें देखने को मिली, देखें पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पहले भी इकोनॉमी जो है वो अंडर प्रेशर है। इस चीज की एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, ड्रॉपिंग टू 80%, थ्रेटनिंग सिस्टमिक
इकोनॉमिक फेलियर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब ये क्या है कि पाकिस्तान प्रिकेरियस डिप्लोमेसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Pakistan's diplomatic ties could ensure clearance for its oil vessels, minimizing direct supply disruptions. However, it still faces price hikes and potential geopolitical fallout. अभी भी देखें नो डाउट यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो पाकिस्तान के जो यहाँ पर ऑयल सप्लाई उनको यहाँ पर नहीं रोका गया, जाने दिया गया। अब इस तरह की भी बहुत सारी आपने मीम्स को भी देखा होगा, शॉर्ट्स भी आपके देखा होगा, न्यूज़ भी आप सुन रहे होंगे, ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी पहले भी अंडर प्रेशर है, पेट्रोलियम इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हुआ क्या है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रेमिटेंसेस आपके यहाँ पर डाउन जा रहे थे, उसके वजह यहाँ का सारा जो अगर देखा जाए मुल्क के ज़्यादा तो वो गल्फ स्टेट्स के अंदर जो है काम कर रहे हैं, तो गल्फ स्टेट से रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा नजर आते थे। दूसरा यहाँ पर अरेबियन सी के जरिए पाकिस्तान ट्रेड गल्फ स्टेट्स के साथ करता था, तो किसके जरिए करता था, यहाँ पर अरेबियन सी के जरिए ट्रेड करता था गल्फ स्टेट्स के साथ। तो अब यहाँ पर जो ऑयल कहीं ना कहीं पे जो है पाकिस्तान को फिर भी रिलीफ यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी पहले भी अंडर प्रेशर है। किस तरह जो है 55 रुपये एकदम से जो है यहाँ पर इंक्रीज किया गया, हालांकि यहाँ पर 28 डेज के लिए जो रिजर्व कहा गया कि यहाँ पर रखे गए थे 20 to 28 डेज, ठीक है, रिजर्व थे, लेकिन फिर भी प्राइसेस को हाई किया गया। ऊपर से भी जो है यहाँ पर जो ऑयल सप्लाई जो है अभी मिल रही है। तो ये चीज़ भी देखना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की ऑयल डिप्लोमेसी, क्योंकि पाकिस्तान अगर देखा जाए तो एक बैलेंसिंग एक्ट के साथ चल रहा है, उसके बाद पाकिस्तान की जो पॉलिसी और डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस टॉक्स की तरफ भी पूरा जो है अपना जोर लगा रहा है। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आ सकती है कि अगर यहाँ पर अरब स्टेट्स या गलत जो यहाँ पर पाकिस्तान ने लोन देना, तो फिर जो है थोड़ा सा यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है। जो $2 अरब बिलियन वाला जो यहाँ पर मामला है, तो ये भी एक चीज़ है, तो ये पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो इससे यह है कि जो ऑयल डिप्लोमेसी रही है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो क्लोज करने की बात की गई, नेगेटिव इम्पैक्ट पूरा तो पड़ ही रहा है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी, ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन भी डिसरप्ट हुई, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को थोड़ा बहुत रिलीफ देखने को हमें मिल सकता है। द क्राइसिस विल सेवरली टेस्ट पाकिस्तान रेजिलियंस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़, तो ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब देखें यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद करने के जो रेपरकशंस है नेगेटिव, वो यहाँ पर अब जो है आस्ता आस्ता ज़ाहिर होना शुरू होंगे जब यहाँ पर रिजर्व बंद होंगे, रिजर्व आपके ख़त्म होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे थे यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले में। देखें पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट वॉर नहीं लड़ रहा, ना सिविलियन के अगेंस्ट ना किसी के अगेंस्ट, जस्ट जहाँ पे जो ऑपरेशन है वो सिर्फ जो है वो कह ले के मिलिटेंट्स ग्रुप्स के अगेंस्ट स्टार्ट किया गया। पाकिस्तान की एक ही डिमांड है कि जब क्रॉस बाउंड्री जितना भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए चैलेंज है, उसको यहाँ पर कर्टेल किया जाना चाहिए, उसको कम किया जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखें थोड़ा हिस्टोरिकल मैं पहले भी पीछे बैकग्राउंड बता चुका हूँ जो हमारा चलता रहा है, तो हिस्टोरिकल से हटकर थोड़ा सा आगे आएंगे, थोड़ा सा जो है वो बात करेंगे 2025 के अंदर, जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में 48 आवर्स वार हमें देखने को मिली, कॉन्फ्लिक्ट देखने को बेसिकली मिला, वॉर तो नहीं कहेंगे लेकिन आप कह भी सकते हैं। लेकिन ये है कि वो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट था जहां पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और जो जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स के जो सेंचुरीज थी, जो ठिकाने थे, उनको निशाना बनाया गया। तो यहाँ पर जो फिर कतर आया, कतर ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया और ये सीज फायर करवाई। फिर यहाँ पर सेकंड फिर देखा जाए फिर इनके दरमियान में क्लैशेस देखने को मिले। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या रही है, उसका भी ओवरव्यू दे देता। मेरा देखिए बैकग्राउंड को टच देने का मकसद ये होता है कि जो अभी आप करंट सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं फिर आप वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर ये मामला डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा न्यू एस्पिरेंट्स से उनको पीछे का नहीं पता तो वो कंफ्यूज हो जाते, इसलिए थोड़ा चीजें रिलेट करके थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा लेकर आते हैं ताकि चीजें जो है वो समझ आ जाए आपके। ठीक है, अब इस्तांबुल के अंदर फिर हमें यहाँ पर जो है वो कह लें कि टॉक्स होते हुए नजर आई ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में सीज फायर हो सके, लेकिन वो टॉक्स भी यहाँ पर फेल होगी। अब उसकी वजह क्या थी कि पाकिस्तान की तरफ से यही डिमांड है कि भाई मिलिटेंट्स ग्रुप्स के ऊपर यहाँ पर जो आप कंट्रोल करें, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए अफगानिस्तान की तरफ से जो है बॉर्डर लाइन को भी यहाँ पर चैलेंज किया गया, उसके बाद यहाँ पर जो फाटा मर्ज किया गया उसकी भी बात की गई, उसके बाद अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर है, तो ये चीज़ भी अब देखें ये पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन है और पाकिस्तान ये क्रॉस नहीं कर सकता, ये चीज़ तो है। देखिए फाटा को मर्जर किया और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान के अंदर देख ले अटैक्स, इस्लामाबाद के अंदर आपके सामने ही है, बाजोड़वाला आपके सामने ही है, स्वात के अंदर आपके सामने ही सारी चीज़ें। तो इस तरह जो है पाकिस्तान एक बार फिर जो है यहाँ पर हमें
जो है वो कह लें कि इशू के अंदर जो है वो ट्रैप होता हुआ नजर है, जो टेररिज्म है। सबसे बड़ा जो अभी इंटरनली चैलेंज देखा जा रहा है वो है टेररिज्म, ठीक है। एक बार वही सीन देखने को मिल रहा है जो 9/11 से पहले था। तो अब यहाँ पर जो अभी करंट सिनेरियो का अब हम बात करते हैं, ये तो होगी फाउंडेशन, थोड़ी सी आपको पीछे की चीजें बता दी। अब यहाँ पर समझते हैं कि चाइना शटल डिप्लोमेसी का मतलब तो बार बार आप ट्रैवल करके दो कंट्रीज के या दो स्टेट्स या दो फ्री कैन के दरमियान में जब सुलह करवाई जाती है तो उसको बोला जाता है शटल डिप्लोमेसी। तो यहाँ पर चाइना फिर काबुल की तरफ भी जा रहा है, यहाँ पर इस्लामाबाद की तरफ भी, भाई मामलात को सॉर्ट आउट करें, यहाँ पर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस की बात करवाएं कि यह मामलात यहाँ पर सॉल्व किए जा सके। तो अब यहाँ पर मीटिंग देखने को मिलती है और इस मीटिंग को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि बेसिकली चाइना की तरफ से क्या कहा गया, ये चीज भी है। अब गिजबुल हक जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया वो 26 फेब से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो उर्मची मीटिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पर पाकिस्तान भी और उसके बाद अफगानिस्तान और चाइना यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, उर्मची मीटिंग होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या चीज़ें होती है डिस्कशन में, थोड़ी चीज़ें ये भी हैं कि अभी थोड़ा साइड पर रखी गई है, लेकिन हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू जनरल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से जो इशू आ रहा है वो टीटीपी का मसला आ रहा है, टीटीपी से मसला आ रहा है। और जो यहाँ पर चाइना को मसला आ रहा है वो यहाँ पर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की तरफ से यहाँ पर आ रहा है। अब ये एक हमें न्यू यहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप देखने को मिल रहा है जो चाइना को इसकी तरफ से थ्रेट है, ये चीज है। उसके बाद यहाँ पर अफगान स्टांस की बात की जाए तो अफगानिस्तान ने कहा कि भाई जो है हम इसके लिए कुछ करते हैं, लेकिन यह है कि जो टीटीपी का मैटर है वो पाकिस्तान का इंटरनल ही है, तो पाकिस्तान वो जाने और उसका काम जाने, ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है। तो अब देखें यहाँ पर अगर पहले भी ये चीज़ कहता है, आप देखेंगे कि जो अफगानिस्तान के लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से यही कहा जाए कि ये पाकिस्तान का इंटरनली मामला है, वो जाने, ये उनका काम जाने। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यही कि भाई आपके जो ठिकाने हैं वो तो यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर ही है ना, उसको तो यहाँ पर कम से कम खत्म करें। तो अफगान तालिबान रिप्रेजेंटेटिव साइंस द विलिंगनेस टू डिस्कस verifiable mechanism yet maintained that TTP actions in Pakistan are not there yet। अब ये चीज भी हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद अब चाइना मेडिएशन एफर्ट्स की बात की जाए तो चाइना कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर दोनों के दरमियान में डिप्लोमेटिक टॉक्स हो जाओ, निगोशिएशंस हो जाए ताकि मामलात को सॉर्ट आउट किया जा सके। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैंने बात की थी कि पाकिस्तान की तरफ से जो बात की जाएगी ना, अब यहाँ पर फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइज की। देखिए पाकिस्तान की तरफ से ये था, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान की तरफ से कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को यहां पर अपनाया गया, फिर पाकिस्तान की कोरेसिव पॉलिसी देखने को मिली। कैरेट का मतलब यह था कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार जो है यहाँ पर निगोशिएशंस की बात की गई कि यहाँ पर मामलात को सॉर्ट आउट किया जा सके। जो फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब, उन्होंने भी यहाँ पर अफगानिस्तान का विजिट किया और बार बार जो है कहा कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पर मलिया लोधी साहिबा ने भी यहाँ पर ओपिनियन आर्टिकल्स अपने लिखे, तो हमने उनको भी डिस्कस किया, तो उसके अंदर भी यही चीज कहेगी कि पाकिस्तान हमेशा से जो डिप्लोमेटिक टॉक्स की बात की है, निगोशिएशंस की बात करता है और अभी भी कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर कोरेसिव जो पॉलिसी बात करते हैं, कैरेट में डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ, दोस्ताना जो रवैया, जो देखने को एंगेजमेंट हो सके, डायलॉग हो सके। स्टिक का मतलब है कि पाकिस्तान को यहाँ पर फिर इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड करना पड़ा, ट्रेड को यहाँ पर बंद करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड किया। अब पर्पस क्या है बेसिकली प्रेशर बिल्ड करने का, ताकि निगोशिएशंस की तरफ लाया जा सके अफगान तालिबान को और यहाँ पर जो मामलात को सॉर्ट आउट किया जा सके, रीजन के अंदर सिक्योरिटी हो और पीस हो, बेसिकली ये पर्पस है। तो फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइज की बात की जाए तो देखा जाए तो जो जिस तरह ट्रेड यहाँ पर बंद है तो उसको भी यहाँ पर ओपन किया जाना चाहिए। देखिए अब ये इकोनॉमिक प्रेशर इसलिए है कि भाई जो पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस का, जो इनोसेंट लोग इतने बेचारे मारे जाते हैं तो उनका क्या कसूर है ना। तो अगर देखा जाए तो फिर जो है यहाँ पर दोनों के दरमियान में डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस टॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिकली ये। तो अब चाइना की तरफ से यही कहा गया है कि मामलात को यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जाए, इकोनॉमिक टाई की बात की गई है, डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस टॉक्स की बात की गई है, निगोशिएशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड किया। अब देखते हैं कि जो अफगानिस्तान की तरफ से भी यही चीज़ें कही गई है कि, लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस किया कि इंटरनली मैटर हैं और ये सारी चीज़ें भी सामने देखने को मिल रही है। अब यही चीज़ें हमें यहाँ पर दोहा के अंदर जब यहाँ पर मीटिंग होती है और यहाँ पर इस्तांबुल के अंदर, तो ये चीज़ें वहाँ पर भी देखने को मिलती है। देखते हैं अभी नेक्स्ट इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान कार्बन, जो यहाँ पर मार्केट की बात की जा रही है, 6 पॉइंट्स है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया था कि कार्बन
क्रेडिट्स अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको पूरा आर्टिकल यहाँ पर समझ आ जाएगा जो अभी पाकिस्तान और यहाँ पर नॉर्वे के दरमियान में डील साइन हुई है, और ये एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है। क्यों इसको बोला जा रहा है, इसको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये आपके जो क्रेडिट्स कार्बन यहाँ पर ग्लोबल कार्बन मार्केट्स है, इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। देखें कार्बन क्रेडिट्स क्या है, इसको पहले थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। कार्बन क्रेडिट्स का मतलब होता है कि कुछ एक सर्टिफिकेट यहां पर जारी किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग ये होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप छोड़ते हैं 1% तो उसका क्या इक्वल कितना बनेगा, एक क्रेडिट के। ठीक है, अब यहां पर देखें 100, यहां पर देखें कि यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी और उसके बाद क्रेडिट्स भी इक्वल कितने होंगे इसके। ठीक है, अब इसको आप अंडरस्टैंड करें। कार्बन क्रेडिट्स का मतलब क्या होगा कि यहां पर पाकिस्तान अगर इसको यूज करता है 100 में से 80, कितना 100 में से 80 मींस यहां पर जो कार्बन कम जो है यहां पर जो है वो एमिशन देखने को मिली है कि इसके अंदर जो कंट्री ज्यादा कार्बन एमिशन कम करेगा वो अपनी जो बाकी जो उसके जो क्रेडिट्स बचेंगे वो आपको क्या कर सकता है, आगे सेल कर सकता है। बेसिकली ये पर्पस देखें, अब 80% है तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर 100 में से निकाल दें तो 20 यहां पर बचेंगे। तो 20 क्रेडिट्स जो है वो पाकिस्तान आगे क्या कर सकता है, अपने सेल कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान को अगर सर्टिफिकेट कितना का मिलेगा, यहां पर 100 का मिलेगा या 1 लाख का है। ठीक है, तो बाकी अगर पाकिस्तान जो है अगर 1 लाख क्रेडिट्स यहां पर कार्बन एमिशन नहीं करता तो अगर वो क्रेडिट्स बचा लेता है तो वो 1 लाख क्रेडिट क्या करेगा, यहां पर सेल कर सकता है। और ये इनिशिएटिव किसने लिया है, यहां पर ग्लोबल इनिशिएटिव लिया है नॉर्वे ने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि कार्बन क्रेडिट्स का मतलब ये होता है कि जब कोई भी स्टेट्स क्या करती है वहां पर कार्बन एमिशन को जो है वो कम करती है, वो अपने क्रेडिट्स को यहाँ पर सेव करती है और बाद में वो क्रेडिट्स को क्या करती है, अपने सेल करती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना 20% बचा, तो 20 क्या यहाँ पर क्रेडिट उसने क्या किया, यहाँ पर सेल कर दिया कि भाई मेरे पास तो यहाँ पर इजाजत है 100 की 1 लाख की, तो मैं इतने यहाँ पर एमिशन कर नहीं रहा, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है वो कार्बन क्रेडिट्स ये चीज है कि यहाँ पर क्रेडिट्स को फिर सेल किया जाता है। ये आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये कार्बन क्रेडिट्स इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर पूरा आपको जो है ना वो आर्टिकल समझ में आ जाएगा। देखिए लैंडमार्क एग्रीमेंट की बात की जाए, जो पेरिस एग्रीमेंट है ये फर्स्ट बायलैटरल एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है जो नॉर्वे के साथ हुआ। आर्टिकल बात की जा रही है 6.2 आर्टिकल जो है यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट का, किसकी बात की जा रही है, बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल है 6.2, उसका पर्पस क्या था कि यहाँ पर जो कार्बन एमिशन है उसको यहाँ पर जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है उनको यहाँ पर कम करना, और क्लाइमेट जो है यहाँ पर हमें अडॉप्टेशन की बात की जाती है कि उसके लिए जो है वो मिटिगेशन के लिए बेसिकली जो है वो क्या करना, अडॉप्टेशन मिटिगेशन, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पॉलिसी मेजर्स की बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली ये चीज है कि जो यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट जो कह लें कि यहाँ पर 12 दिसंबर 2015 को साइन किया गया, 12 दिसंबर 2015 के अंदर, और ये कोप कौन सी थी, बेसिकली कोप 21। कोप कौन सी थी, ये आपका पीपीएससी के देख ले के 1 पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोप कौन सी थी, तो कोप आपके 21 यहाँ पर कोप हमें देखने को मिली। तो वहां पर जो है पेरिस एग्रीमेंट को यहाँ पर साइन किया गया जिसका पर्पस ये था कि ग्रीन हाउस गैसेस को यहाँ पर क्या करना है, कम रेड्यूस करना है। ठीक है, थोड़ा सॉरी जो आपका ना एमिशन को रेड्यूस करना है, यहाँ पर जो ज्यादा है उसको रेड्यूस करना। हालांकि पाकिस्तान तो पहले भी कम ही जो है वो एमिशन करता है। तो ये चीज है, पहले तो आपको ये चीज समझ में आ गई। तो अब क्या होगा कि ओपनिंग डोर्स फॉर इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग क्लाइमेट फाइनेंस, इससे होगा क्या कि नॉर्वे फिर क्या करेगा, यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ पर एमिशन कम है पाकिस्तान की, तो वो क्रेडिट्स आगे जो है वो सेल करेगा। मेजर इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, देखा जाए तो पाकिस्तान के पास वो सहूलियात हैं कि जिसकी बेस के ऊपर यहाँ पर जो है और ज्यादा जो है वो कार्बन को एमिशन को कम किया जा सकता है और उसको फिर आगे सेल किया जा सकता है। जैसे हमने 100 यहाँ पर और 80 जिस तरह है, तो फिर 20 जो है आगे फर्दर जो है वो दे सकता है अपने। ठीक है, अब यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं कि जो नॉर्वे का मोटिव क्या है, इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको चीजें समझ आएगी। अब स्ट्रेटेजिक एंट्री टू मार्केट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। यहाँ पर ऑफिशियली मार्क्स पाकिस्तान एंट्री इनटू द ग्लोबल कार्बन मार्केट के अंदर अपना कदम रख चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर आप समझे कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी भी आप देखने को मिल सकती है। यहाँ पर नॉर्वे क्लाइमेट गोल्स का क्या पर्पज है, इस चीज को देखें। नॉर्वे एम्स फॉर क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाय 2030,
सीज टू परचेज 15 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स। कितने? 15 मिलियन। 1.5 जो है आप यहां पर कह सकते हैं 1.5 बिलियन डॉलर जो है कार्बन क्रेडिट्स यहां पर परचेज करना चाहता है। ठीक है, अब वो बात कर देता है एक कार्बन जो है आपका कह लें कि इक्वल टू 1 क्रेडिट कितना बनेगा। एक कार्बन जो है आपका कितना बनेगा यहां पर जो है 1 क्रेडिट के इक्वल बनेगा। तो अब यहां पर अगर पाकिस्तान 100 में से जो है वो 80 यूज करता है, यहां पर एमिशन करता है, बाकी 20% बचता है, तो पाकिस्तान 20% क्या कर सकता है, नॉर्वे को यहां पर सेल कर सकता है, बेच सकता है। तो इस तरह जो है यहां पर जो है वो इससे क्लीन एनर्जी की तरफ देखे, पाकिस्तान के पास वो पोटेंशियल है, अगर वो काम करे तो यहां पर पहले भी पाकिस्तान अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को इतना एमिट नहीं कर रहा। ठीक है, इतना जो अखराज नहीं देखने को मिलता, तो पाकिस्तान इस चीज से यहां पर फायदा उठा सकता है। तो नॉर्वे ने यहां पर क्या किया है कि बेसिकली जो है ना 15 मिलियन डॉलर के जो कार्बन क्रेडिट्स खरीदना चाहते हैं। डील्स विद कंट्रीज लाइक पाकिस्तान के साथ, बेनिन के साथ, इंडोनेशिया के साथ भी साइन कर चुका है, जम्बिया, जॉर्डन और सेनेगल, इनके साथ भी वो साइन कर चुका है। तो इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट है, नॉर्वे 1.5 बिलियन डॉलर ग्लोबल एमिशन रिडक्शन इनिशिएटिव लॉन्च्ड 2024। तो यह कब बेसिकली लॉन्च किया गया था? 2024 के अंदर बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था नॉर्वे की तरफ से। विल प्रोवाइड कार्बन फाइनेंस फोकसिंग ऑन लार्ज स्केल प्रोग्राम्स सच एज द जेनफा 100 मेगावाट सोलर्स भी हमें देखने को मिल रहा है, इंडस विंड प्रोजेक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहा है। देखिए यहां पर पाकिस्तान को फायदा होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है, तो इस चीज का फायदा उठा सकता है। तो यहां पर जो अपने जितने भी क्रेडिट्स हैं तो कम एमिशन करेगा, अगर 100 है तो 100 में अगर 80 सेव करेगा, सिर्फ 20 को यहाँ पर एमिशन देखने को मिलेगी, तो फिर ये जो है 80 यहाँ पर सेल किए जा सकते हैं। तो परचेज कौन करेगा? यहाँ पर जो है नॉर्वे बेसिकली परचेज करा, और ये इनिशिएटिव लिया गया है ग्लोबल एमिशन रिडक्शन इनिशिएटिव, ताकि कम से कम जो है वो रिडक्शन यहाँ पर की जा सके ग्रीन हाउस गैसेस की। ये एक अच्छा स्टेप है, और ये आप लाजमी जो है इस पॉइंट को तो आपने क्लाइमेट चेंज का अगर आप टॉपिक लिखा हुआ है, आपने हेडिंग दी हुई है, तो यहां पर इस चीज को ऐड कर सकते हैं। यहां पर पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज का जो इशू फेस करना पड़ रहा है, तो वहां पर भी इस पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर हिस्टोरिकल माइलस्टोन है, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बायलैटरल जो ग्लोबल कार्बन मार्केट के अंदर पाकिस्तान ने अपना कदम रखा, तो ये चीज है बेसिकली। ठीक है, तो अब यहां पर कार्बन का जो इक्वल जो क्रेडिट्स है वो अपने बचा सकता है और आगे जो उनको दे सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे, हमारे पास वोकैब है, वोकैब के हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम दोनों डिस्कस करते हैं, मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करते हैं। इंसोम्निया, इंसोम्निया मींस क्या होता है? इनएबिलिटी टू स्लीप रेगुलरली, जो बाकायदगी तौर पर ना सो सकता हो, जो रोजाना जो है सोने के काबिल ना, उसको बोला जाता है। तो सिनोनिम क्या बनेगा हमारे पास? स्लीपलेसनेस या रेस्टलेसनेस आप बोल सकते हैं। एंटोनिम क्या बनेगा? स्लीप या स्लंबर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? मॉल्ड। मॉल्ड मींस क्या होता है? अटैक्ड या इंजर्ड सेवेरली आप बोल सकते हैं, जो शदीद किस्म का हमला किया जाता है किसी की तरफ से, ऑफन बाय एनिमल्स आप बोल सकते हैं। तो सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा? अटैक्ड या बैटर्ड। और एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर? प्रोटेक्टेड या डिफेंडेड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या? रिकॉग्निजेंस मींस क्या होता है? मिलिट्री ऑब्जर्वेशन को बोला जाता है, जो फौजी निगरानी वगैरह करते हैं उनकी। और एक्सप्लोरेशन ऑफ एन एरिया, सर्विलियंस या स्काउटिंग। उल्टा क्या बनेगा? इग्नोरेंस या निग्लेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? डेस्पोटिज्म। ये तो हम ऑलरेडी यूज करते रहते हैं, एब्सोल्यूट और ऑप्रेसिव रूल बाय अ रूलर, जालमाना हुक्मरान या अमरियत आप कह सकते हैं, टेरेनी या ऑटोक्रेसी। उल्टा क्या बनेगा? ऑपोजिट मीनिंग डेमोक्रेसी या फ्रीडम इसका बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? फनेटिक। फनेटिक मींस क्या रहेगा यहाँ पर? अ पर्सन विद एक्सट्रीम एंड ब्लाइंड, जो अंधाधुंध किसी के ऊपर इत्मीनान करता है, ईमान रखता है, मींस आप यहाँ पर शिद्दत पसंद भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट या ज़ैलोट। नेक्स्ट वर्ड उल्टा क्या बनेगा इसका? मॉडरेट या रैशनलिस्ट आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या? पोनियंट मींस क्या होता है यहाँ पर? अवॉकिंग डीप इमोशन, जो दिल को छू जाने वाले इमोशंस उसकी बात की जाती है, स्पेशली सैडनेस की बात कर रहा है। टचिंग या मूविंग। उल्टा क्या बनेगा? अनइमोशनल या डल आप इसको बोल सकते हैं। वर्ड क्या है हमारे पास? ऑटिज्म। ऑटिज्म मीन्स होता है बेसिकली डेवलपमेंटल कंडीशन, जो दिमागी जो है ना नशोनुमा की जो खराबी होती है उसको बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, जो बेसिकली किसको अफेक्ट करता है? कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर को। ठीक है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आप कह सकते हैं यहाँ पर सिनोनिम ASD। ASD का मतलब होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को बोला जाता है, जो दिमागी नशोनुमा की खराबी होती है उसको बोला जाता है। तो नॉर्मली आप कह सकते हैं डेवलपमेंट इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर डेबिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है? डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है वीकनिंग और मेकिंग समवन अ वेरी वीक, किसी को कमजोर बना देना, यहाँ पर लागर कर देना। ठीक है, वीकनिंग और एग्जॉस्टिंग इसका सिमिलर मीनिंग बनेगा।
सिनोनिम। और एंटोनिम क्या बनेगा, स्ट्रेंथनिंग या एनर्जाइजिंग आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मींस क्या है, इजीली या स्मॉल पार्ट या पोर्शन को बोला जाता है, किसी को पोर्शन या सेगमेंट आप बोल सकते हैं यहाँ पर सिनोनिम। उल्टा क्या बनेगा, होल या एंटायरिटी आप बोल सकते हैं, मुकम्मल, कंप्लीट, ठीक है। हाइड आउट, हाइड आउट मीन्स क्या होता है यहाँ पर, बेसिकली अ प्लेस फॉर हाइडिंग, छुपने की जगह को बोला जाता है बेसिकली, स्पेशली फ्रॉम डेंजर, खतरे से बचने के लिए, ठीक है। रेफ्यूजी या शेल्टर। उल्टा क्या बनेगा, एक्सपोजर या ओपननेस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, सेंचुरी। सेंचुरी मीन क्या होता है, इजी या प्लेस ऑफ सेफ्टी या प्रोटेक्शन, छुपने की जगह, ठिकाने को बोला जाता है, जिस तरह मिलिटेंट्स ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। रेफ्यूजीज या हेवन। उल्टा क्या बनेगा, डेंजर या थ्रेट आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिपेंसीज, मींस क्या होता है यहाँ पर, डिफरेंसेस या इनकंसिस्टेंसीज को बोला जाता है, तजाद या फर्क को आप बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंसीज या वेरिएशंस को, ठीक है। एग्रीमेंट, यूनिफॉर्मिटी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ऑपोजिट मीनिंग में। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहने वाला है, इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट मींस होता है इजी या वायलेशन और ब्रेकिंग ऑफ द लॉ या राइट्स, ठीक है। जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशन है, लॉ है, कानून है, उसको तोड़ देने का नाम है बेसिकली वायलेशन या ब्रीच, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर उल्टा क्या बनेगा, कंप्लायंस या ऑब्जर्वेंस, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेसेंसी, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन विद लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ डेंजर, बिल्कुल इत्मीनान होने को बोला जाता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। समाग्नेक्स बोल सकते हैं, उल्टा क्या बनेगा, विजिलेंस या अवेयरनेस आप इसको बोल सकते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।